हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोगों ने क्लास 10th के 3 वीडियो पढ़ चुके हैं, यानी 3 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का चौथा लेक्चर है। तो आइए हम आज के चौथे लेक्चर में जानते हैं कि हम लोग का कंटेंट क्या क्या है। जैसे कि हमें क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण। पहला टॉपिक क्या पढ़ना है हम लोग को, गोलीय दर्पण पढ़ना है। दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो गोलीय दर्पण के प्रकार, मतलब कि गोलीय दर्पण क्या होता है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक ना। जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टाइप ऑफ एस्पेरिकल मिरर, ठीक ना। नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग दर्पण के जो प्रकार होते हैं वो प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो गोलीय दर्पण के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। और उसी में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक ना, कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। क्या पढ़ेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक ना, और उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। क्या पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्रुव क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश में इसको हम पोल बोलते हैं, ठीक ना, कि ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है, ठीक ना। इस प्रकार एक दरवाजा का जो होता है आने जाने का एक दरवाजा होता है, ठीक उसी प्रकार दर्पण का भी एक क्या होता है, दरवाजा होता है। आज उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। क्या गोलीय दर्पण क्या होता है, यानी एस्पेरिकल जो मिरर होता है वो क्या होता है और इसमें कैसे हम इसको समझेंगे। चलिए समझते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या, गोलीय दर्पण मतलब कि अगर कोई दर्पण है जो कैसा हो, गोल हो, कैसा हो, गोल हो, काटा गया भाग है, ठीक ना, मतलब ये गोल है लेकिन इसमें से क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। और इसी गोले को काट के 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसको एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं और एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं। चलिए जानते हैं कि एक तरफ हम क्या लिखते हैं। तो ये जो हमारा है एक तरफ ये होता है अवतल, क्या होता है, अवतल होता है, और एक तरफ जो होता है वो होता है उत्तल। हम लोग वीडियो में आगे पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे ये उत्तल क्या होता है, अवतल क्या होता है, ठीक ना, इसके बारे में हम अच्छी तरह समझेंगे। उसी में कह रहा है कि इसके एक तल पर पारे की कलई होती है। पारे की कलई मतलब एक तल जो होता है वो ऐसे पारे कलई किया हुआ रहता है ना, और इसमें जो होता है अंदर की तरफ कलई किया रहता है। कहा, अंदर की तरफ कलई किया गया रहता है। कलई का मतलब क्या होता है, पेंट। कलई का मतलब क्या होता है, पेंट, मतलब कलर किया गया रहता है। तथा ऑक्साइड का, अब ये कौन सी ऑक्साइड से पेंट किया जाता है, तो ये जो पेंट किया जाता है ये रेड ऑक्साइड। कौन सी ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड यूज करते हैं हम लोग। कौन सा ऑक्साइड यूज करते हैं हम लोग, रेड ऑक्साइड का पेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा तल परावर्तक तल होता है, मतलब कि जिधर कलई रहता है उसके दूसरे साइड जो होता है वो परावर्तक तल कहलाता है। जैसे अवतल में कलई बाहर की तरफ है तो इसका परावर्तक तल कहाँ होगा, अंदर होगा, ठीक ना। इसमें परावर्तक कहाँ होगा, बाहर होगा। मतलब कि जिस साइड हम कलई करते हैं उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, क्या होता है, परावर्तक तल होता है, ठीक है। देखिए फिगर समझ रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको समझाया इसको, ठीक है, कि ये वाला जो आकृति है ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है, और ये वाली जो आकृति है वो क्या है, हमारा उत्तल दर्पण है। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। क्या बात करते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक। तो गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अवतल दर्पण, जिसको कनकेव मिरर के नाम से हम लोग जानते हैं। किस मिरर के नाम से, कनकेव मिरर के नाम से हम लोग जानते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग कन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण का मतलब क्या है, वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। कहां होता है, दबे हुए तल से होता है, मतलब कि अंदर की तरफ होता है। कहां होता है, अंदर की तरफ होता है। देखिए समझिए इसको,
जैसे ये हमारा दर्पण है, ठीक ना, ठीक, दर्पण है। ये क्या करके वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। परावर्तन कहां से होता है, यानी यहां से होता है। ये अंदर जो होता है ये दबा हुआ तल होता है। कैसा तल होता है, दबा हुआ तल होता है, ठीक है। अर्थात जिस दर्पण का चमकदार सतह अंदर की ओर धसी हुई हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब कि अवतल दर्पण में परावर्तन कहां होता है, अंदर की तरफ होता है। यानी यही कह रहा है कि जिस तरह से धसा हुआ हो, यानी धसा कहां होता है, या हम कह सकते हैं कि जो प्लेन हो जिसपे हम प्रकाश क्या हो सके, परावर्तित हो सके, प्रकाश जो है परावर्तन हो सके, वहां से ट्रांसफर हो सके, यानी वहां पर जाकर टकरा कर पुनः लौट सके, ऐसे सतह को, ऐसे तल को हम परावर्तक कहते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस दर्पण की चमकदार सतह अंदर की ओर हो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। ये हमारा क्या है, एक दर्पण है। क्या है हमारा, एक दर्पण है जिसका हमने नाम दे दिया M1 M2, ठीक है। ये हमारा ध्रुव होता है जिसको हम पोल के नाम से जानते हैं। और ये हमारा जो है वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, ठीक ना। और ये जो लाइन हमको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। यानी ये हमारा बाहर की तरफ कलई किया गया रहता है अवतल दर्पण में, और परावर्तक कहां होता है, उसके विपरीत। जिधर हम कलई करे रखते हैं उसके विपरीत क्या होता है, परावर्तक तल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि धसे हुए तल जिस तरह, धसे हुए तल अगर अंदर की तरफ हो तो वो अवतल होगा, और धसा हुआ तल अगर बाहर की तरफ हो वो क्या होगा, उत्तल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहां करते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण जो होता है हम कहां प्रयोग करते हैं इसका, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, शेविंग, जैसे हम लोग दाढ़ी बनवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं तो उसमें जो हम लोग मिरर जो लगा होता है, सैलून में जो मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है, मिरर, अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेकअप करने के लिए जो दर्पण यूज करते हैं, मेकअप का मतलब क्या होता है, जो शीशा लगा होता है, बैठिए, मेकअप करने के लिए जैसे कि पार्लर वगैरह जाते हैं, ठीक है। तो पार्लर जब जाते हैं तो वहां जो दर्पण लगा होता है वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यानी उसमें जो स्पष्ट जो हमारा फिगर होता है, जो हमारा फेस होता है वो स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दंत चिकित्सक, यानी जहां हम दांत अपना टेस्ट कराने जाते हैं, दांतों की समस्या को दूर करने जाते हैं, वहां पर जब हम देखते हैं तो दंत चिकित्सक मतलब कि दांतों का जो चिकित्सक होता है, दांतों का जो डॉक्टर होता है, उनके क्लिनिक में जो शीशा यूज किया जाता है, जो दर्पण यूज किया जाता है, वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है। हम बात करते हैं टार्च के रिफ्लेक्टर में, ठीक ना। टार्च का जो बाहर का जो शीशा होता है उसमें कौन सा यूज होता है, दर्पण, अवतल ही यूज होता है, ठीक ना, जिससे प्रकाश क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं गाड़ी के हेडलाइट में, यानी गाड़ी का जो बल्ब होता है उसमें जो यूज करते हैं, ठीक ना, उसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो हम लोग अवतल दर्पण ही उसमें भी यूज करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसकी हम पहचान करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि वह दर्पण है जिसका परावर्तन बाहर की ओर उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले के बाहरी तल परावर्तक तल होता है। आइए समझते हैं। जैसे ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक। इसमें जो कलई होता है वो कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है। कहाँ होता है भैया, अंदर की तरफ होता है। इसमें जो कलई होता है वो कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है। और इसके विपरीत दिशा में जो होता है वो क्या होता है, परावर्तक तल होता है, ठीक। इसमें जो है दर्पण के पीछे जो है वो क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। ये हमारा जो होता है ये पोल होता है, जिसको हम ध्रुव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी क्या करेंगे, वह दर्पण है जिसमें परावर्तन बाहर की ओर उभरे हुए तल से होता है। यानी ये बाहर है, ठीक है। तो बाहर ही उभरा हुआ तल है, उठा हुआ तल है, उभरा का मतलब क्या हुआ, उठा हुआ तल, ठीक ना। तो उठे हुए तल से जिसका परावर्तक होता है वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। आइए आप पढ़ते हैं अब
कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग है, क्या है उपयोग है, वो हम कहां कहां कर सकते हैं। देखिए वाहनों के साइड मिरर में, जैसे हम वाहन जब चलाते हैं तो क्या होता है कि ऐसे हमें प्रतीत होता है, ठीक ना, कि पीछे से कोई गाड़ियां आ रही हैं, ठीक, तो हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं, पीछे मुड़ के देखेंगे दुर्घटना हम ग्रस्त हो जाएंगे। इससे क्या है कि अगर हम वाहन में मिरर लगा लेते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पीछे कौन सी वाहन आ रही है और हमसे कितनी दूरी पर वो वाहन है। ठीक है, इसीलिए हम वाहनों में क्या लगाते हैं, साइड मिरर लगाते हैं। साइड मिरर जो लगाते हैं वो कौन सा मिरर होता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सड़क के अंधे मोड़ पर, जैसे कि अगर हम रास्ता तय कर रहे हैं, ये रास्ता तय कर रहे हैं और जाकर अचानक ऐसे मुड़ जाए, ठीक ना, तो इधर से आने वाला इधर से आने वाला और इधर से आने वाला का यहाँ टकराव हो सकता है, नहीं हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है ना। तो इधर, क्योंकि इधर आते हैं तो इधर का हम आने वाला वाहन को दिखाई नहीं देगा, इधर से जाते हैं तो इधर से आने वाला वाहन हमको दिखाई नहीं देगा। ऐसे मोड़ को हम अंधा मोड़ के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कि किनारे पर ऐसा एक बड़ा सा मिरर लगा रहता है, ठीक ना, एक बड़ा सा मिरर लगा रहता है। यही मिरर क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पार्किंग स्थल, पार्किंग जब हम जहां करते हैं वहां भी इसी टाइप का मिरर क्या होता है, लगा होता है। ठीक है, मान लिया यानी शॉपिंग मॉल वगैरह है, उसमें बड़ी बिल्डिंग है, उसमें सारे में क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण ही लगा होता है, ताकि स्पष्ट फिगर दिखाई दे सके। बड़ी दूर से आने वाली वाहन क्या दिखाई दे सके, बड़ा पहले ही दिखाई दे सके। ठीक है, जैसे बैंकों में निगरानी के लिए, दुकानों में सुरक्षा के लिए, अस्पतालों के गलियारों में, ठीक ना, या चौराहे पर ट्रैफिक सुरक्षा के लिए जिस दर्पण का हम यूज करते हैं वो दर्पण क्या कहलाता है, तो वो दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। हमारे जीवन में उत्तल दर्पण का बहुत ही महत्व है। क्या है, बहुत ही महत्व है कि उत्तल दर्पण कैसे काम करता है, ठीक है, कहाँ कहाँ लगा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम दर्पण के माध्यम से पता करते हैं कि उसका जो इमेज बनता है, ठीक ना, प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, कैसा नहीं बनता है। ठीक, क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं वो क्या है, सारी चीज स्पष्ट रूप से हमको समझ में आ रही हैं कि वाहनों के साइड मिरर में रहने से, कहाँ पे, वाहनों के साइड मिरर लगे रहने से दुर्घटना क्या होती है, होने से बचा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। क्या बात करने वाले हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम डेफिनेशन समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट जो हमने डेफिनेशन किया है। तो देखिए कह रहा है कि उस गोलीय केंद्र को जिसका कि दर्पण क्या है, भाग है, दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा कलई किया हुआ है ना, ये हमारा पोल होता है, ये हमारा वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ये हमारा जो है मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है कि उस गोले केंद्र को जिसका कि दर्पण भाग होता है, दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी ये भी एक गोले का भाग ही होता है। क्या होता है, एक गोले का भाग ही होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र के नाम से जाने जाते हैं। क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होता है। अवतल दर्पण में कहाँ होता है, परावर्तक तल की ओर होता है। तो परावर्तक तल इसमें किधर है, तो परावर्तक तल कहाँ होता है, अंदर की तरफ होता है। कहाँ होता है, इसमें अंदर की तरफ होता है। और उत्तल दर्पण में जो है परावर्तक तल किसमें होता है, वो बाहर की ओर होता है। देखिए इसमें जो होता है अंदर की तरफ कलई हुआ होता है, पेंट हुआ होता है, और इसमें परावर्तक तल कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है। ठीक ना, ये बाहर की जो है ये क्या कहलाता है, परावर्तक तल कहलाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण परावर्तक तल की दूसरी ओर होता है। उत्तल दर्पण जो परावर्तक तल होता है कहाँ होता है, दूसरी ओर। मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है कि जिधर कलई हुआ होगा, क्या हुआ होगा, जिधर भी कलई हुआ होगा उसके
विपरीत साइड, कहाँ? विपरीत साइड जो होता है वो क्या होता है? परावर्तक तल होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? चलो एक बार और समझते हैं। देखो चित्र के द्वारा आप अगर समझ रहे हैं तो ये हमारा चित्र ए है और ये हमारा चित्र बी है। क्या कह रहा है कि बिंदु सी दर्पण क्या कहलाता है? वक्ता केंद्र कहलाता है। यानी इसमें जो सी है ये क्या कहलाता है? वक्ता केंद्र कहलाता है, और इसमें जो सी है ये वक्ता केंद्र कहलाता है। और ये कहाँ होता है? दर्पण के पीछे होता है। कहाँ होता है भाई? दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, ये हमारा पोल होता है। क्या होता है? पोल होता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? ध्रुव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वक्ता त्रिज्या क्या होता है। क्या बात करते हैं? वक्ता त्रिज्या क्या होता है? क्या कह रहा है कि उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहलाती है। कहने का मतलब है कि जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो सब क्या है? एक गोले का भाग ही है। क्या है? एक गोले का भाग ही है। ठीक ना? वक्ता त्रिज्या को हम किसे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि यहां और यानी P और C के जो बीच की दूरी होती है यही कहलाती है वक्ता त्रिज्या। क्या कहलाती है? वक्ता त्रिज्या। और इसको किसे दिखाते हैं भैया? आर से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ध्रुव की। किसकी बात करते हैं? ध्रुव की। तो जो हम अभी अब समझे हैं कि ये जो P होता है, P क्या होता है? ध्रुव होता है। ठीक ना? जहां से मुख्य अक्ष दर्पण से टकराकर यानी दर्पण से होते हुए गुजरती, दर्पण और मुख्य अक्ष जहां पर मिलती है, दर्पण और मुख्य अक्ष जहां पर मिलती है वही क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। देखिए दर्पण का परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसका मतलब क्या है? दर्पण के परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक मतलब दर्पण का अवतल में बात करें तो अवतल में अंदर होता है और इसमें कहां होता है? बाहर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मतलब कि ये इसका जो परावर्तक तल है इसका मध्य बिंदु यानी इसके दोनों के बीच में जो है ये बिंदु जो होता है ये क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। बात समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं मुख्य अक्ष की। किसकी बात करते हैं? मुख्य अक्ष। अब देखो दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता केंद्र को, दर्पण का ध्रुव इसको हम ध्रुव कहते हैं और इसको हम वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ध्रुव और इसको हम वक्ता केंद्र कहते हैं। इसको जो मिलाता है क्या करता है? जोड़ता है। वक्ता केंद्र को जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है? बोलिए क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। कौन जोड़ रहा है? पीसी। कौन जोड़ रहा है भाई? पीसी जोड़ रहा है ना। तो पीसी जोड़ रहा है तो पीसी क्या हो गया? मुख्य अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी है यानी P से C को जो जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है ना, ये जोड़ने को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। किसके अक्ष के नाम से जानते हैं? मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। यानी ये जो लाइन है, जो ये वाली जो लाइन आ रही है, यही लाइन क्या कहलाती है भैया? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दर्पण का द्वारा क्या होता है। जैसे कहीं भी जाने के लिए, अगर रूम की बात करें तो रूम में एंट्री करने के लिए एक दरवाजा होता है ना, ठीक उसी प्रकार दर्पण का भी क्या होता है? एक दरवाजा होता है जिसको हम लोग M1 और M2 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? M1 और M2 के नाम से जानते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ठीक मतलब कि ये यहां से लेकर यहां तक जो है ये दर्पण का व्यास है और इसी दर्पण के व्यास को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक ना? चित्र ए और बी में हम समझ ले रहे हैं। देखिए यहां भी M1 M2 है और यहां भी M1 M2 है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। हम कह सकते हैं कि M1 M2 इज अ पिक्चर ऑफ मिरर। ठीक है, मतलब कि दर्पण का द्वारक होता है। M1 और M2 ही क्या होता है? दर्पण का द्वारक होता है। अब हम बात करते हैं मुख्य फोकस। क्या बात करते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस
फोकस करते हैं। चलिए समझते हैं, जैसे ये हमारा हो गया, जैसे ये हमारा हो गया दर्पण, ठीक, स्पर्श समझ लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा हो गया दर्पण, ठीक, ये दर्पण। अब समझिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आ रही है ये किरण, है ना, इसके समांतर आ रही है ये किरण, क्लियर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात, और दर्पण में परावर्तन हो रहा है, उसके पश्चात जिस बिंदु पर या तो वो वास्तव में मिलती है, या कहने का मतलब है कि यहाँ टकराने के बाद से ये ऐसे मुड़ जाएंगी, यहाँ से ये टकराने के बाद ऐसे मुड़ जाएंगी, यानी यहाँ पर जो है ये क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ऐसे, ठीक ना, तो ऐसे बिंदु को हम दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये तो हमारा क्या था, ये तो अवतल था, क्या था भाई, अवतल था, है ना। अब उत्तर की बात करें तो उत्तर कुछ ऐसा होगा, है ना। तो दर्पण पर आने वाला ये मुख्य अक्ष हो गया, दर्पण पे आने वाला जो प्रकाश किरण है, जब ये जाएगा तो यहाँ से ये टकराते हुए यहाँ आएगा, और यहाँ से ये ऐसे हो, ठीक, जैसे ये समांतर है, तो यहाँ आने के बाद से टकरा गया, टकरा के वापस जाएगा, टकरा के वापस जाएगा, है ना, देखिए ध्यान से, टकरा के क्या हो जाएगा, वापस ये जाएगा। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, यही हमारा क्या हुआ यहाँ पे, ये मुख्य फोकस हमारा होगा, क्या हुआ, यहाँ मुख्य फोकस हुआ। इसको मुख्य फोकस हम किससे दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं एफ से दिखाते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, कैसा होता है, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है आभासी, मतलब होता है बड़ा, आभासी मतलब बड़ा होता है। अवतल दर्पण में फोकस एफ दर्पण के सामने होता है, अवतल में। अब देखिए ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में फोकस कहाँ है, यहाँ होता है ना, यहाँ होता है। तो ये दर्पण क्या है, सामने है, लेकिन उत्तल दर्पण में दर्पण कहाँ होता है, पीछे होता है, कहाँ होता है, दर्पण के पीछे होता है, ठीक है। तो समझिए अवतल दर्पण में फोकस एफ दर्पण के सामने होता है, तो ये दर्पण के सामने हो गया, ठीक है ना, ये दर्पण क्या हो गया, सामने हो गया एफ, ठीक। लेकिन जबकि उत्तल दर्पण में फोकस एफ कहाँ होता है, पीछे, मतलब ये इस साइड, जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा पीछा कहाँ हुआ, ये बोर्ड हुआ ना, ठीक। उसी प्रकार ये दर्पण का पीछे क्या हुआ, ये वाला हुआ, ठीक। तो दर्पण के पीछे कौन होता है, फोकस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोकस दूरी, क्या बात करते हैं, फोकस दूरी। देखिए दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। कहां से, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस। तो दर्पण का ध्रुव कौन सा भाई, ये दर्पण का ध्रुव हमारा है, ये P है, ये F है और ये C है। तो दर्पण का ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को, इसकी दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो मुख्य फोकस यानी ये हमारा पोल हो गया, ध्रुव हो गया, और ये हमारा फोकस हो गया। तो इसी के बीच की जो दूरी कहलाती है, ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, जिसको स्मॉल एफ से हम क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं पीएफ इज क्या है, फोकस लेंथ, पीएफ इज फोकस लेंथ, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। अब हम बात करते हैं फोकस का, क्या बात करते हैं, फोकस तल, यानी वह तल है जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, ठीक है। मतलब क्या है, वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है, मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस कौन है, यही है ना, तो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा उसके लंबवत दिखाई देता है, ऐसे को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। मतलब ये जो हमारे को दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये फोकस तल ही है ना, ये क्या है, ये फोकस तल है। ये सारा जो चीजें दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, फोकस तल है, ठीक है। किसी बिंदु से वक्र केंद्र को मिलाने वाली रेखा को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। यानी क्या कह रहा है, किसी बिंदु से वक्र केंद्र को मिलाने वाली, तो किसी बिंदु से वक्र केंद्र यही है तो मिलाने वाले। तो मान लीजिए कि अगर हमने ऐसे खींच दिया इसको, ऐसे खींच दिया ऐसे, और ऐसे आ रहा था, ये केंद्र से होकर जा रहा है, वक्र केंद्र से होकर ऐसे जा रहा है, तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना, किसी बिंदु से वक्र केंद्र को मिलाने वाली रेखा को उस बिंदु का क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। यानी जो लंब पड़ता है, अभिलंब, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हो गया और यहाँ पर ऐसे लंब पड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा, ठीक है। धन्यवाद।